दर्शकों, आज हम मुंबई शहर की एक ऐसी जानी मानी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कई खूबियों के मालिक है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ना सिर्फ टीचर की पोस्ट से प्रिंसिपल तक का सफर बड़ी कामयाबी से तय किया है। एजुकेशनिस्ट होने के अलावा आप एक कामयाब पॉलिटिशियन भी हैं। 2 बार म्यूनसिपल काउंसलर भी रह चुके हैं और 1 बार एमएलए रह चुके हैं और 1 बार पार्लियामेंट इलेक्शन में शिवसेना के सिटिंग एमपी मोहन रावले के खिलाफ सिर्फ 153 वोटों से पीछे रह गए थे। आप बला के ओरेटर यानी कि स्पीकर भी हैं। महाराष्ट्र असेंबली में आपके द्वारा की गई स्पीचेस को किताब की शक्ल में प्रिंट भी किया गया है। इवन अपोजिशन वाले हाउस में आपका भाषण बड़े गौर से सुनते थे। आप एक सच्चे सोशल एक्टिविस्ट भी है। अपनी सारी ज़िंदगी आपने आम लोगों की सेवा में गुजार दी और इसी का नतीजा है कि आज मोहतरम जनाब प्रिंसिपल मोहम्मद सोहेल लोखंडवाला साहब मुंबई की मशहूर एनजीओ कैंसर एड एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन हैं, जहां से ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र के कैंसर पीड़ित लोगों के इलाज के लिए पैसे और दवाओं से मदद की जाती है। प्रिंसिपल सोहेल लोखंडवाला साहब को जनाब शरद पवार साहब, जयंत पाटिल और हर पार्टी के बड़े बड़े नेता पर्सनली जानते हैं। आइए मुंबई की इस अहम शख्सियत से बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे। पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आपके जो शुरुआती दौर रहा है उसके बारे में थोड़ी सी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा। मैं पहले तो मेरा ताल्लुक तालीम से रहा, एजुकेशन से, और एजुकेशन में रहने के साथ साथ मुझको सोशल वर्क का बहुत शौक़ था। तो मैं छोटे मोटे सोशल वर्क क्या करता था और वो करते करते मैं पॉलिटिक्स में, सियासत में दाखिल हो गया। तो और ज़्यादा मुझको जो है सोशल वर्क करने का स्कोप मेरा बढ़ गया और वो उसी बात ने, उसी मेहनत ने, उसी जद्दोजहद ने, उसी सोशल वर्क के ज़ौक़ और शौक़ ने मुझको पहले म्यूनसिपल काउंसलर बनाया और बाद में एमएलए बना दिया। अच्छा सर, जो पहले जो एजुकेशन सिस्टम था, टीचर्स थी, स्टूडेंट्स थी, उनके मुकाबले में आज इन तीनों में आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? असल में देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जैसे ही दौर गुज़र रहा है, इंसानी कदरें पामाल होती जा रही हैं। उसी तरह से जो पहले एजुकेशन सिस्टम था, टीचर का और उस्ताद का जो रिश्ता था, वो रिश्ता बहुत ही मुक़द्दस था और बहुत ही पाक था और बहुत ही बेलौस था। लेकिन अभी जो है ना, वो उस्ताद ने भी सच पूछो तो अपना वो मयार नहीं रखा है। मैं बिल्कुल बड़ी अफसोस से इस बात को कह रहा हूँ। और जब उस्ताद ने ही अपना मकाम नहीं रखा है, अपना मयार नहीं रखा है, तो ज़ाहिरी बात है शागिर्दों के दिलों में भी अब वो इज्जत, उस्ताद के लिए वो इज्जत एहतराम देना है। सर, आज से 35 साल पहले जब आपने सियासत में कदम रखा था, तब की पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स में आपको क्या बदलाव नज़र आया है? देखो, पहले जो 35 साल पहले जब मैंने कदम रखा तो लोग बेलौस थे, ईमानदारी थी, दयानतदारी थी, और हमारे सामने चाहे वो मुस्लिम लीग के लीडर रहे हों, चाहे कांग्रेस के लीडर रहे हों, चाहे किसी और सियासी पार्टी के लीडर रहे हों, बड़ी ईमानदारी, बड़ी दयानतदारी, बड़ी शराफत और एक नेक काम करने का जज्बा था। और जज्बा सिर्फ ये कि खिदमत, मखलूक की खिदमत बग़ैर किसी मज़हब और मिल्लत की तफरीक के। लेकिन आज जो है वो इंसानियत ख़त्म हो गई है और इंसान की तमाम मामलात में खुदगर्जी और मफाद परस्ती आ गई है। तो पहले का दौर था, बेगर्ज था लोगों में, खुदगर्जी नहीं थी, ईमानदारी, दयानतदारी थी। आज बेईमानी है, शराफत ख़त्म हो गई है, नेकी का जज्बा ख़त्म हो गया है और वो तमाम चीज़ें पहले जैसी रही नहीं है। शरद पवार साहब जो है, उनके साथ में आपके कैसे रिश्ते रहे और अब तक का महाराष्ट्र में आपने उनके साथ में क्या क्या काम किया है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई अपराइट लीडर, कोई ऐसा लीडर जिसमें तमाम किस्म की एक सियासी लीडर होने की सलाहियतें होनी चाहिए, अगर मेरी नज़र में कोई ऐसा कोई शख्स है तो वह है शरद पवार साहब। और शरद पवार साहब से पहला मेरा वास्ता पड़ा था 1978, जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने पोलूद की सरकार बनाई थी। और पोलूद की सरकार बनाई थी तो मुझको बराबर याद है, उसमें मरहूम डॉक्टर इसाक जमखाना वाला मिनिस्टर थे और
ये तुम्हारे सुशील कुमार शिंदे उसमें मिनिस्टर थे, और एक वो ट्राइबल थे मिनिस्टर, उनका नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, वो भी मिनिस्टर थे। और मदनपुरा में पवार साहब को उस वक्त जो जलसा हुआ था, तो 3 बैंड के साथ और रेड कारपेट वेलकम था उनको। और उस जलसे में जब मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसके बाद उस वक्त से मैं शरद पवार साहब को जानता था और बहुत कमोबेश उनके कांटेक्ट में था। लेकिन बाद में जब पवार साहब ने एनसीपी कायम की, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर भी अगर आज कोई लीडर है तो शरद पवार साहब की सलाहियतों में, काबिलियतों में वो उसका पवार साहब का मुकाबला नहीं कर सकता है। और मैं तो समझता हूँ ये शख्स वो है कि इसी को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर होना चाहिए, और बाद में इनके सियासी करियर के बाद इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओहदे पे होना चाहिए। आपको कि जब पवार साहब ने एनसीपी कायम की तो मैं दिल्ली में उनसे मिला और मैंने कहा कि सर आपने एनसीपी कायम किया है, मेरे लायक जो आप खिदमत समझते हैं आप मुझसे कहिए, मैं आपके साथ आपके मातहत काम करना चाहता हूँ। वो इतने मतलब खुले जहन के आदमी कि उन्होंने उस वक्त हमारे यहाँ सेक्रेटरी थे कुलकर्णी करके एक, और हमारे प्रेसिडेंट थे बजबन राव पाचपुते। उन्होंने यहाँ मैसेज दिया और बोले कि सोहेल भाई आ रहे हैं, उनको आप महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष बना दो। और मैं महाराष्ट्र का एनसीपी का अध्यक्ष बना और मैं पवार साहब के साथ 1 साल तक, पहला 1 साल पूरे महाराष्ट्र का मैंने दौरा किया। जहाँ जहाँ वो जिस स्टेज पे वो रहते थे उस स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रहता था। और बड़ी बात नहीं करता हूँ, उनकी लीडरशिप में मैंने माइनॉरिटीज़ के मुसलमानों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परचम महाराष्ट्र के हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर लेवल पर मैंने उस परचम फैलाने का काम किया। ये सिर्फ उनकी शफकत थी, उनका प्यार था, उनकी ट्रेनिंग थी, उनकी तरबियत थी जो मुझको इतना बड़ा काम करने के लायक बनाए। सर आपने जो कैंसर एड्स एंड रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया था, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मैं पहले मेरा ताल्लुक एक कैंसर ट्रस्ट से था और उस कैंसर ट्रस्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत किया था। उनको ATG दिलाने में, 35 AC दिलाने में, अब तो 35 AC नहीं है, और उसको फंड्स दिलाने में। लेकिन वहाँ कुछ मामलात मैंने जो देखे, यहाँ तक कि मैंने मेरे दोस्त जयंत पाटिल जो अभी मिनिस्टर हैं उनको भी मैंने रिक्वेस्ट करके पैटर्न बना दिया था। लेकिन एक मरतबा उन्होंने मुझसे कहा कि सोहेल भाई मेरा रेजिग्नेशन ले लो, मैं अभी पैटर्न नहीं रह सकता हूँ। तो उस वक्त तो मैंने उनसे कुछ ज़्यादा तफसील नहीं पूछी, लेकिन बाद में मैंने उनसे पूछा कि सर क्या बात है, आपने क्यों रिज़ाइन किया? बोले कुछ बातें कान पे अच्छी नहीं आ रही थी। तो मैंने भी वो बातें मैंने भी महसूस किया। मैंने देखा कि यार सब इतनी ईमानदारी से हम पैसा ला के दे रहे हैं, इतनी दयानदारी से पैसा ला के दे रहे हैं, तो बजाय ये कैंसर के मरीजों को मदद वो करने के लिए तो अपने घर में अपना इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो फिर मैंने वहाँ से अपना रिश्ता नाता तोड़ा। और फिर मेरे बेटे ने जो कमर्शियल पायलट है उसने मैं इसको बोला कि डैडी तुम हर लोगों के उसमें मदद करते हो, हर एक लोगों के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हो, माल की कुर्बानी देते हो, तुम अपना खुद का ट्रस्ट क्यों कायम नहीं करते हो ताकि तुमको इत्मीनान तो रहे कि भाई जो पैसा आ रहा है वो तुम खुद ईमानदारी से लोगों को दे रहे हैं। तो मैंने कैंसर ट्रस्ट की स्थापना की जो सेंटर फॉर एड केयर एंड क्योर ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। ये कितने सालों से चल रहा है और कितने लोगों ने अब तक का इसका फ़ायदा उठाया है? देखिए, हालांकि हमारा कैंसर का ट्रस्ट बहुत छोटा है, लेकिन क्योंकि पैसा जो आता है वो बराबर मरीजों को जाता है, तो आज तक हमने समझो इस कैंसर के ट्रस्ट को कायम किया मुझको 17 साल हो गए। और आपको हैरत होगी कि कॉरपोरेशन के स्कूल में जो ज़माने में कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड संस्थाओं को जगह देती थी नॉमिनल किराए पर, वो भी शरारत करके वो सियासत गंदी सियासत का इस्तेमाल करके मुझको उससे भी महरूम किया गया। बाद में ये जगह जो जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ मैं अभी आपको ये दे रहा हूँ इंटरव्यू, ये मेरी अपनी पर्सनल जगह है जिसका मैं कैंसर ट्रस्ट से
कोई किराया न लेते हुए अपनी एक कुर्बानी के दे रहा हूँ कि मेरी ये एक नेकी है, ये नेकी अल्लाह की दरबार में कबूल हो जाए। और आज तक हमने समझो यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 2 लाख पेशेंट को मदद किया है। अच्छा सर, जो कैंसर पेशेंट की जो ऑल ओवर मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र से जो पीड़ित आते हैं, उनकी आप दवाइयों से पैसों से मदद करते हैं, तो उसके लिए आप फंड कैसे रेज करते हैं? अब देखिए, हमारे वहाँ 2 शक्लें। एक तो ये कि पहले पहले हम क्या था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कॉरपोरेशन के जो हॉस्पिटल है जो सस्ते होते हैं तो उनको मदद करते थे। अभी हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो मरीज़ अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि उनको बीएमसी हॉस्पिटल में और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती, तो हमने उनकी भी मदद करना शुरू किया। तो हम उनको जो फंड देते हैं, ये पहले तो यह है कि जो मुसलमान हैं उनको ज़कात की रकम जाती है, तो रमज़ान के महीने में हम ज़कात जमा करते हैं। और इसके अलावा आम दिनों में हम डोनर्स हैं हमारे, वो डोनर्स आके हमको पैसा देते हैं। तो जो हमारे नॉन मुस्लिम बेचारे मरीज़ हैं उनको हम वो डोनेशन की शक्ल में मदद करते पैसों से, और जो मुसलमान मरीज़ हैं उनको हम ज़कात की मदद से, पैसों में से मदद करते। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप नौजवानों को और आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहोगे? हम देखिए, अब ऐसा है कि चूँकि इंसानियत ख़त्म हो गई है, खुलूस ख़त्म हो गया है, हर आदमी मफाद परस्त हो गया है। मेरी नौजवानों से ये गुजारिश है कि देखो, इस दौर में भी सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, और कुछ काम ऐसा इस दुनिया में करके जाओ कि यहाँ तो तुमको तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्लें तुमको याद करें, और उन नस्लों को एक सबक मिले कि भाई ऐसे नेक काम करके लोग गए हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम इस ज़मीन पर रहकर कुछ गरीबों की, कुछ नादार लोगों की, कुछ कमज़ोरों की, कुछ परेशान हालों की मदद करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गयूर है, वो तुम्हारा को इसका अजर देगा। तुमको, अगर तुम इस दुनिया से रुखसत हो गए और तुमने अच्छे काम किए, तो तुम्हारे आने वाली नस्ल जो तुम्हारी औलाद को उसका जो है सवाब मिलेगा। अब एक्सप्रेस न्यूज़ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।